Hello, good morning, dear aspirants. So, how are you people? तो चलिए हम लोग जो है अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सीरीज हमारी चल रही है फॉर यूपीएससी पीटी 2020-21 उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। तो अभी तक हम लोग 27 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने भी अच्छे से पढ़ लिया होगा और उनको अपने नोट्स में अपडेट कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सर्वे, सर्वे मीन्स इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सर्वे मीन्स इकोनॉमिक सर्वे, है ना, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, तो देखिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है ये कौन सा है? 2020-21। कौन सा है? 2020-21। और ये कब शुरू हुआ है? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 2020 को जो ईयर शुरू हुआ है आपका वो है 2020-21। ठीक है, और आपका बजट जो पेश हुआ था वो 1 फरवरी को पेश हुआ था। तो बजट अब 1 फरवरी को पेश होने लगा है और जो आर्थिक समीक्षा होती है वो उससे पहले आ जाती है। तो जो आर्थिक समीक्षा आपकी इस बार आई थी तो ये तो आपका अभी लेटेस्ट जो चल रहा है, तो कौन से ईयर की आई थी? 2019-20 की, यानी जो इससे पहले चल रहा था उसी की आएगी, क्योंकि ये ईयर तो अभी शुरू हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, 10% इंक्रीज, 10% increase in registration of new firms leads to 1.8% increase in GDP। GDP क्या है? आप लोगों ने जीडीपी पढ़ा है, लेकिन जीडीपी क्या है? ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पे ये जो है ये वाला जो आपका डी आ गया है, ये वाला डी आ गया है, तो डी फॉर डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, सकल जिला घरेलू उत्पाद, है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जो किसी भी कंट्री का या हम कहें भारत का जो है उसमें पूरे कंट्री का जो हम देखते हैं कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो जीडीपी पे हम देखेंगे कि जिले में प्रोडक्शन कितना हुआ है, जिले में प्रोडक्शन कितना हुआ। तो जीडीपी मींस ग्रास डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल जिला घरेलू उत्पाद। तो क्या मतलब है? इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण था जो कि ईयर 2019-20 के लिए था, वो ये कहता है कि अगर न्यू फॉर्म्स का मतलब क्या है? नई इकाइयां। फॉर्म्स का मतलब कोई भी बिजनेस एंटिटी, मतलब औद्योगिक इकाई, है ना, जहां पे प्रोडक्शन होता हो। आपको पता है भाई हमारे यहाँ जो कंपनी होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, तो नई नई फॉर्म्स भी ओपन होती रहती हैं। सरकार ने प्रोग्राम चला रखते हैं, स्टार्टअप, स्टैंड अप, ये सारे। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू फॉर्म्स, तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 ये कहता है कि अगर जो नई फर्में हैं उनके रजिस्ट्रेशन में 10% की बढ़ोतरी होती है। तो नई फर्मों का रजिस्ट्रेशन से क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई नई यूनिट खुली होगी, कोई नई प्रोडक्टिव यूनिट ओपन हुई होगी, मतलब कोई नया बिजनेस शुरू हुआ होगा, तो ये मतलब है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कि अगर न्यू फॉर्म्स के रजिस्ट्रेशन में 10% की वृद्धि होती है तो उस जिले के जीडीपी में, अब जिले का जीडीपी जीडीपी कहलाएगा। जिले का जीडीपी क्या कहलाएगा? अगर हम जिले के जीडीपी की बात करेंगे तो उसको कहेंगे जीडीपी, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल जिला घरेलू उत्पाद। तो उस जिले की जीडीपी में या हम कहें जीडीपी में 1.8% की वृद्धि होती है, ऐसा इस सर्वेक्षण में आंकड़ा बताया गया, ऐसा इस सर्वेक्षण में डेटा दिया गया। तो 2019-20 में आर्थिक सर्वेक्षण में ये बताया गया कि अगर किसी भी जिले में
किसी भी जिले में, क्योंकि इसको जिला स्तर पे अध्ययन किया गया है, किसी भी जिले में जो न्यू फर्म्स होती हैं उनमें उनके रजिस्ट्रेशन में, यानी नई फर्में, रजिस्ट्रेशन का मतलब नई फर्में ओपन होंगी, उनके रजिस्ट्रेशन में अगर 10% की वृद्धि होती है तो उस जिले की जीडीपी सॉरी 1.8% बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा है, इंडिया गॉट थर्ड रैंक इन द वर्ल्ड इन नंबर ऑफ न्यू फर्म्स क्रिएटेड। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 यह भी बताता है कि भारत का विश्व स्तर पे तीसरी रैंक है, भारत की विश्व स्तर पे तीसरी रैंक है किसमें? न्यू फर्म्स क्रिएटेड, नई फर्म्स खुलने में। यानी कि आपने पढ़ा कि न्यू फर्म्स खुलती है हमारे यहाँ क्योंकि सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। क्योंकि आपको पता होगा जब हमने आपको इकोनॉमी का चैप्टर पढ़ाया तो उसमें आपको बताया, काफी विस्तृत रूप में हमने आपको बताया कि जो हमारे इकोनॉमी के 3 मेन सेक्टर्स हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी है। प्राइमरी में आपका कृषि आता है, सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन आता है, टर्शियरी में सर्विस सेक्टर आता है। तो भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका? सर्विस सेक्टर का है ना। और अभी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये पीछे चल रहा है ना, जबकि चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमसे बहुत ज्यादा आगे है। तो भारत सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है ना। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए नई नई स्कीमें, सब्सिडीज ला रही है। तो अब क्या हो रहा है, जब भारत सरकार उसको प्रोत्साहित कर रही है तो हमारे यहाँ नई फर्मों के ओपन होने की संख्या बढ़ रही है। नई फर्म्स का मतलब वही कोई भी नई बिजनेस यूनिट है ना, जहां पे उत्पादन होता हो। तो भारत की तीसरी रैंक आई है नई फर्में यानी न्यू कंपनीज या न्यू फर्म्स के खुलने में, यानी भारत तीसरे नंबर पे है। सिर्फ 2 देश इससे आगे हैं हमसे, जहां पे नई फर्म्स हमसे ज्यादा ओपन होती हैं। तो इंडिया की न्यू फर्म्स क्रिएशन में कितनी, कौन सी रैंक है? थर्ड रैंक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है, मोस्ट न्यू फर्म्स क्रिएटेड इन सर्विस सेक्टर। देखिए फिर यहाँ पे ये बात आ गई, यानी कि अगर हम फिर देखें कि जो नई फर्म्स ओपन हुई हैं उसमें से सबसे ज्यादा फर्म्स वो किस सेक्टर में ओपन हुई हैं, यानी कि आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है या फिर सर्विस सेक्टर में है। तो ये सर्विस सेक्टर में ओपन हुई है। तो आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि आपकी जो नई फर्मों के ओपन होने की संख्या सबसे ज्यादा है वो किस सेक्टर में है? सर्विस सेक्टर में है। मतलब यहां भी सर्विस सेक्टर आगे चल रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है आपका, डोमिनेंट फैक्टर्स फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू फर्म्स इन सर्विस सेक्टर आर एजुकेशन एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब आर्थिक सर्वेक्षण आपको ये बता रहा है कि जो 19-20 के दौरान सबसे ज्यादा नई फर्म्स ओपन हुई हैं तो सर्विस सेक्टर में ओपन हुई है, तो क्या कारण है कि सर्विस सेक्टर में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो सर्विस सेक्टर में फर्म्स के क्रिएशन को प्रमोट कर रहे हैं? तो क्या है? डोमिनेंट फैक्टर्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द फर्म्स इन सर्विस सेक्टर आर एजुकेशन, मतलब शिक्षा, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एजुकेशन और भौतिक ढांचा। भौतिक ढांचा क्या होता है? आपकी पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जिसे कहते हैं आप, रोड्स यानी सड़कें, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन। तो इन सब ये सब चीजें की जब उपलब्धता होती है तो ये सर्विस सेक्टर को प्रमोट करती है। भाई क्या है? पावर है। अब देखिए आपको जो है, आपको एक कह सकते हैं वर्चुअल क्लास मिल रही है, आपकी फिजिकल क्लास नहीं चल रही, वर्चुअल क्लास चल रही है, मतलब ऑनलाइन मिल रही है। तो ऑनलाइन क्लास क्यों पॉसिबल है? क्योंकि पावर है, पावर है, ठीक है। लाइट आ रही है तो उससे क्या होगा? मोबाइल चार्ज होगा और रिकॉर्डिंग होगी। टेलीकॉम है तो जब ये आप तक वीडियो पहुंचेगा, ये लेक्चर आप तक पहुंचेगा, उसमें टेलीकॉम की भूमिका होगी, ठीक है। तो कहीं रोड्स की भूमिका भी होती है सर्विस सेक्टर में। तो क्या है कि सर्विस सेक्टर में जो न्यू फर्म्स क्रिएशन हुई है उसके महत्वपूर्ण कारक क्या है? एजुकेशन और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आती है? पावर, रोड्स, टेलीकॉम। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जब यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई है, भौतिक ढांचा है ना, तो क्या ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक आपका होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि भौतिक ढांचा और सामाजिक ढांचा। तो ठीक है, तो क्या होता है भौतिक ढांचे में? आपने देखा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर है, रोड्स है, टेलीकॉम है, जबकि आपका जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके अंतर्गत स्कूल, हॉस्पिटल, ड्रेनेज और वाटर पाइपलाइन, यानी कि ऐसा ढांचा
जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता हो। जैसे क्या है भाई, स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो बेसिकली सामाजिक ढांचा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वह इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है ना। स्कूल्स, हॉस्पिटल, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारे क्या होते हैं आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण सर्विस सेक्टर में न्यू फॉर्म्स का क्रिएशन ज्यादा हो रहा है। आपका फिफ्थ स्टेटमेंट है, डोमिनेंट फैक्टर्स फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू फॉर्म्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आर फ्लेक्सिबल लेबर लॉज एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईओडीबी, है ना। अच्छा, तो जो न्यू फर्म्स का क्रिएशन भारत में हुआ और इंडिया ने तीसरी रैंक प्राप्त की, तो न्यू फर्म्स के क्रिएशन में सबसे ज्यादा ये आपके फर्स्ट नंबर पे हो गया, है ना। यानी इंडिया में जो न्यू फर्म्स क्रिएशन हुई उनमें पहले नंबर पे सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में हुई, और आपके जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहाँ पे क्या हुआ, ये आपके सेकेंड नंबर पे हुई। यानी इसके बाद सबसे ज्यादा फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रिएट हुई। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो फर्म्स के क्रिएशन हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं? तो उसके लिए जिम्मेदार कारक हैं आपके फ्लेक्सिबल लेबर लॉज, यानी कि लचीले श्रम कानून, लचीले श्रम कानून, एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईओडीबी, व्यापार सुगमता। तो इसके बारे में आपने सुना होगा, है ना, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की 2019 में क्या रैंक आई है, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। फिलहाल आप सर्च कीजिएगा, मैंने आपको नोट करवाया है पहले भी, और सर्च करके मुझे बताइएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2019 में भारत की कौन सी रैंक आई है। फिलहाल मतलब आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको इस पर डिटेल बताऊंगा ईओडीबी पे, ठीक है। तो भारत, तो जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में फॉर्म्स का क्रिएशन हो रहा है, उसके लिए आपके दो कारक जिम्मेदार हैं, फ्लेक्सिबल लेबर लॉ, लचीले श्रम कानून, और व्यापार सुगमता, ईओडीबी, ठीक है। तो आपके जो सर्विस सेक्टर में फॉर्म्स क्रिएशन है उसके लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन जिम्मेदार कारक है, और आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉर्म्स क्रिएशन हुआ है उसके लिए फ्लेक्सिबल लेबर लॉ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपके लिए जिम्मेदार कारक है। तो इस तरीके से 5 स्टेटमेंट आपके हैं। पहला स्टेटमेंट मैं फिर से बता दे रहा हूं आपका, ये कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार किसी भी जिले में अगर 10% नई फर्म्स का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस जिले की जीडीपी 1.8% बढ़ जाती है। आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है कि भारत की न्यू फर्म्स के क्रिएशन में वर्ल्ड में तीसरी रैंक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मोस्ट न्यू फर्म्स क्रिएटेड इन सर्विस सेक्टर, अधिकतर जो नई फर्में हैं वो किस क्षेत्र में क्रिएट हुई, आपके सेवा क्षेत्र में क्रिएट हुई हैं। डोमिनेंट फैक्टर फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू फर्म्स इन सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र में नई फर्मों के क्रिएशन के लिए प्रभावशाली कारक कौन से रहे हैं, एजुकेशन और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर, रोड्स और टेलीकॉम आदि आते हैं। नेक्स्ट है डोमिनेंट फैक्टर्स फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू फॉर्म्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि विनिर्माण उद्योग में नई फॉर्म से क्रिएशन के लिए प्रभावशाली कारक जो रहे हैं वो कौन से हैं, लचीले श्रम कानून और व्यापार सुगमता। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर राइट, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 1 एंड 2, यहाँ पे ओनली रहेगा, आप ओनली पढ़िएगा इसको, ओनली 1 एंड 2, केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी है 2 एंड 3, केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी है ओनली 3 एंड 4, केवल 3 और 4। एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपके जो 5 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, तो इसको जो है आप अपने नोट्स में इसको अपडेट कीजिए, और थोड़ा सा मैं आपको इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से आपको थोड़ा और समझा देता हूँ, ये चीज आप समझ गए होंगे। इसी को थोड़ा सा देखिए, जब मैंने बजट पढ़ाया होगा तो भी आपको इसके बारे में बताया होगा, जब क्योंकि जब बजट आता है तो उसी में आर्थिक सर्वेक्षण भी बताया जाता है। तो ये बजट के आर्थिक सर्वेक्षण का है, और बजट की क्लास हमने लेक्चर लिया था आपका ऑफलाइन क्लास में। तो यहाँ पे ये जो हमने आपको बताया है ना, तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण इस बार का आया है तो उसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन
एंटरप्रेन्योरशिप एंड जीडीपी, है ना, रिलेशन बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड जीडीपी। तो इसको कहेंगे हम साहसिकता या उद्यमशीलता, साहसिकता या उद्यमशीलता एवं जीडीपी में संबंध, है ना। तो साहसिकता, एंटरप्रेन्योरशिप को उद्यमशीलता भी कहते हैं और साहसिकता भी कहते हैं। NURESHIP, NURESHIP, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब उद्यमशीलता भी होता है और साहसिकता भी होता है। तो आपके सर्वे में ये बताया गया है कि उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप और जीडीपी में संबंध क्या है। तो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई वो इस हेडिंग के अंतर्गत आएगी। अभी मैंने जो आपको बताया है, तो अगर आप हेडिंग डाल के उसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे रिलेशन बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड जीडीपी, साहसिकता या उद्यमशीलता एवं जीडीपी में क्या संबंध है। तो जीडीपी आप कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसको आप ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए आप जीडीपी पढ़ते थे, है ना, तो आप क्या पढ़ते थे, जीडीपी। तो जैसे मान लीजिए ये आपका जीडीपी है ना, और ये किसका होगा, आपका इंडिया का होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका जो एरिया है ये जीडीपी है या ये जीडीपी है, तो अब ये जीडीपी किसका होता है, इंडिया का होता है। अब जीडीपी, अब हम देश के बाद अगर हम राज्यों पे जाएं, है ना, तो अब ये जो आपका एरिया है ये क्या होगा, आपका होगा जीएसडीपी, जीएसडीपी, है ना। और ये किसका होगा, आपका स्टेट का होगा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और स्टेट के अंदर आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। स्टेट के अंदर आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपका होगा जीडीडीपी, है ना, जीडीडीपी, है ना, ग्रॉस जीडीडीपी। तो ये क्या आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिला। तो क्या हो गया है, तो इस बार का आपके इकोनॉमिक सर्वेक्षण में जो 2019-20 का था, 2019-20 का जो सर्वे था, यहाँ पे क्या किया गया है, जो जिला है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट माना गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट माना गया है, यानी कि प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई। तो जीडीपी, अब मान लीजिए ये इंडिया है, ये जीडीपी हो गया, इंडिया के अंदर स्टेट होगा, जीएसडीपी होगा, और उसके अंदर जिला होगा। तो जिले को प्रशासनिक इकाई माना गया है, जिले को क्या माना गया है, प्रशासनिक इकाई माना गया है। तो और जिले को प्रशासनिक इकाई मान करके तुलना किया गया है कि अगर एक जिले में 10% नई फर्म्स का क्रिएशन होता है तो उस जिले की जीडीपी पे क्या प्रभाव पड़ता है। जिले की जीडीपी की बात की जा रही है, इंडिया की जीडीपी की बात नहीं की जा रही है। तो अगर 10% न्यू फर्म्स क्रिएट होंगी तो उसके बदले में 1.8% जीडीपी उस जिले की बढ़ जाएगी, 1.8% जीडीपी उस जिले की बढ़ जाएगी, है ना। इस तरीके से जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, कैन बी exploited as an engine of growth. Entrepreneurship can be exploited as an engine of growth. तो इस तरीके से जो उद्यमिता है उसको ग्रोथ का इंजन माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि जब 10% नई फॉर्म्स का क्रिएशन हुआ किसी भी जिले में तो उस जिले की जीडीपी कितना बढ़ गई, 1.8%। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के टर्म से, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है
और इसमें काफ़ी सारी ये बड़ी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर एक ज़िले में 10% नई फॉर्म्स का क्रिएशन होता है या 10% नई फॉर्म्स बढ़ जाती हैं तो उस ज़िले की जीडीपी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 28 बताया, तो अगर आप इसको एक हेडिंग के अंतर्गत लें तो क्या डालेंगे, रिलेशन बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड जीडीपी, साहसिकता या उद्यमिता एवं जीडीपी में आपका क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे कैसे निकाला गया, जीडीपी आप पहले जानते हैं, भारत का जीडीपी होता है, उसके अंदर स्टेट है, तो अगर स्टेट का जीडीपी हो हम निकालेंगे तो जीएसडीपी होगा, और स्टेट्स में क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जीडीडीपी पे काम किया गया है ना, जिले को प्रशासनिक इकाई के रूप में माना गया, और ये देखा गया कि 10% अगर न्यू फॉर्म्स क्रिएशन होता है तो 1.8% जीडीपी उस जिले की बढ़ जाती है। तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको आप पढ़िए और अपने नोट्स में जो है इसको अपडेट करते रहिए। बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है किसी भी हाल में। तो आपका जो है इस चैनल पे इकोनॉमी चैनल के जितेंद्र सिंह पे आपको इकोनॉमी यानी कि इंडियन इकोनॉमी और आपको जो है इकोलॉजी के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, और अन्य सब्जेक्ट के लिए आपको जाना है यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल PRAPHUL। तो वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पे आपको जो है प्रफुल्ल सर के द्वारा वहाँ पे इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ है और वहाँ पे जाकर के इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी का लेक्चर लेना है। तो ठीक है, आपको इसको पढ़िए और अपने नोट्स में अपडेट कीजिए। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।